हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग क्लास को अविलंब चलिए। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, देख पा रहे होंगे। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, बल आघूर्ण का, बल का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक व्यवहारिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की खपत को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10⁻⁻6 के जूल के बराबर होता है। इसी को हम एक यूनिट कहते हैं, इसी को बीओटी भी कहा जाता है, बीओटी। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा बीओटी का पूरा नाम। यहाँ पे देखिएगा कि किलोवाट घंटा देखे तो एनर्जी एनर्जी के रूप में आपको इस्तेमाल करना है, पावर के रूप में नहीं। ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल KWH होता है, किलोवाट घंटा होता है। आगे बढ़ेंगे। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप क्या होगी? तो दोस्तों, इसकी माप बढ़ जाती है। चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन है कि जब एमीटर के समानांतर बहुत कम प्रतिरोध वाले तार को जोड़ा जाता है तो वह तार आपका संट होता है। तो धारा का अधिकांश भाग संट से होकर प्रवाहित होने लगता है। इससे एमीटर अधिक धारा को क्या करता है? माप लेता है, और उसकी माप सीमा इंक्रीज हो जाती है। संट का प्रतिरोध बहुत कम होता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संट का प्रयोग करते हैं। एमीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श एमीटर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कम प्रतिरोध समानांतर में और अधिक धारा को मेजर करता है। इसको आप यहाँ से याद रख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। वैद्युत वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको VD कहते हैं, और चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर के बीच में क्या रिलेशन है? ऑप्शन ए है V के अनुक्रमानुपाती, V के व्युत्क्रमानुपाती, V स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, V स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, V के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि V बढ़ेगा तो VD बढ़ेगा, V घटेगा तो VD घटेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। अपवाह वेग चालक में उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युतीय क्षेत्र विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, इसीलिए अपवाह वेग भी लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स VD प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ से E बराबर V बटा L भी आप देख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा E बराबर माइनस dV बाई dx। आप इसको भी याद रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको भी याद रख सकते हैं, माइनस E ऑफ dx। भी बढ़ेगा, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अपवाह वेग का जो मान होता है ना, वो बहुत ही स्मॉल रेंज में होता है, माइनस रेंज में होता है। 10⁻⁻4, 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻4 मीटर, -4 मीटर पर सेकेंड रेंज का होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको आपने पढ़ा होगा आई और आई बराबर VDE/NA। ये भी एक रिलेशन होता है, इसको भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। V/R, V² V² बटा R, V² × R × I। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपने पढ़ा होगा P बराबर
P बराबर U बटा टी भी होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R भी होता है, और P बराबर VI भी होता है, P बराबर V इंटू I भी होता है। बहुत सारे इसमें फॉर्मूला होते हैं, 5 को होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन व्याख्या इसको देख लीजिए। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति किसी परिपथ द्वारा प्रति सेकंड उपभोग की गई ऊर्जा की दर होता है ओम के नियम से। ओम के नियम का प्रयोग करके शक्ति के विभिन्न सूत्रों को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें है P बराबर VI, P बराबर आई स्क्वायर आर, और P बराबर V स्क्वायर बटा आर है। यहाँ से देख लीजिए, P बराबर VI, P बराबर आई स्क्वायर आर, और P बराबर V स्क्वायर बटा आर। शक्ति का मात्रक जो होता है से वाट होता है। तो यहाँ से एक और भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा इस प्रकार से। अगर यहीं पे कहते हैं कि, यहीं पे कहें कि P1 बटा P2, P1 बटा P2 बराबर, P1 बटा P2 बराबर R2 बाई R1 होगा, R2 बाई R1 होगा। कब? जब आपका V क्या है? V आपका फिक्स है। V आपका क्या है? V आपका फिक्स है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र प्रतिरोध को व्यक्त करता है? प्रतिरोध को व्यक्त करना चाहिए। एक तो आपका ये होता है कि V बराबर I इंटू आर होता है। एक आपका ये भी होता होगा कि R समानुपाती L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ से R बराबर रो L बाई ए पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ से निकालिएगा तो R का वैल्यू ये भी आपका हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन आपका, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आपको ए होगा, देखिए ना, रो L बाई ए, बाकी आपका सब गलत होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच क्रमानुपाती। गणितीय सूत्र द्वारा R बराबर रो L बाई ए, जहाँ रो को चालक का हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है। तापमान बढ़ने पे धातुओं का प्रतिरोध सामान्यतः क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। लॉन्ग वायर है तो उसका मोर रेजिस्टेंस होगा। थिक थिक वायर है तो उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध जो होगा, वो आपका कम होगा। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आर बराबर रो एल बाई ए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक की वोल्टता और वोल्टता V और धारा I के बीच में ग्राफ एक सरल रेखा में है। Y अक्ष I1 अक्ष है, I1 का है, से थीटा कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अगर यहाँ पे देखिएगा तो कैसे निकालोगे? चालक का प्रतिरोध यानी कि आर, क्या लेना है? आर। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर बताओ आप लोग। आर बराबर, आर बराबर भी बटा आई होता है। भी बटा क्या? भी बटा आई, भी बटा आई। तो यहाँ पे देखिए जो धारा है से आपका कौन सी आंच पे है? धारा जो है यहाँ पे देखिएगा तो धारा आपका ई वाला आंच पे है, तो इधर आपका वोल्टेज होगा। तो यहाँ से आप निकालना चाहेंगे इस प्रकार से, अगर ग्राफ से, तो यहाँ से हम ई बिंदु ले लेते हैं, बिंदु का नाम पी, इस प्रकार से, है ना। तो ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, तो आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा आपका इतना बटा इतना, आधार बटा, ये आधार बटा क्या है? आधार बटा लंब है। और आधार बटा लंब से यहाँ क्या निकलता है? तो कॉस नहीं, टेन नहीं, साइन नहीं, एक ही विकल्प है जो कि क्या होगा? कॉस, कॉट, कॉट थीटा पे निकाल सकते हो आप। एक्सप्लेनेशन देखिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब मेरा एक्सप्लेनेशन बोलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ओम का नियम कहता है V बराबर आई, V बराबर क्या? V बराबर आई इंटू आर, तो आर निकालिएगा तो V बटा आई होगा। तो यहाँ से आपका जो स्लोप V और I का स्लोप जो निकलेगा, वहां से रेजिस्टेंस निकलेगा, अब इसका स्लोप होगा, और स्लोप ही आपका कितना के बराबर होगा? कोट थीटा के बराबर होगा। स्लोप आपका कोट थीटा के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी में कहता कि धारा आपका एक्स अक्ष पे है, धारा आपका एक्स अक्ष पे है, तो उस स्थिति में ये कितना के बराबर हो जाता? ये आपका टेन थीटा के बराबर होता। क्वेश्चन नंबर 7, R1, R2, R3 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होती है, प्रतिरोध के मान के अनुपात में विभाजित समान होती है।
भिन्न होती है, शून्य होती है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा, समान होगा, इक्वल करंट फ्लो होगा। ये रहा उसका एक्सप्लानेशन। क्या है? एक्सप्लानेशन, व्याख्या। श्रेणी क्रम परिपथ में, कौन सी क्रम? श्रेणी क्रम परिपथ में धारा के लिए केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है, इसीलिए परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होगा, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा समान रहेगा, तो कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और समानांतर में विभवांतर क्या होगा? विभवांतर समान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी चालक की लंबाई को दुगनी कर दिया जाए और उसके सिरों के बीच की विभवांतर को फिक्स रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा? तो इसका अपवाह वेग क्या होगा? इसका अपवाह वेग 4 गुना समान दुगना आधा तो आधा होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। आपने देखा होगा फॉर्मूला यहाँ से कि ई बराबर भी बटा एल, यानी कि वी डी समानुपाती ई। तो यहाँ से कह रहा है कि यदि चालक की लंबाई को दुगनी कर दी जाती है तो विभवांतर फिक्स है, तो विद्युतीय क्षेत्र आधा होगा। विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? आधा होगा। और विद्युतीय क्षेत्र जब आधा होगा तो अपवाह वेग भी क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? वीडी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, भी फिक्स है। तो एल बढ़ने से ई कम हो जाएगा, अपवाह वेग सीधे विद्युतीय क्षेत्र पे क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र पर निर्भर होता है। इसके अनुसार वो क्या हो जाएगा? आधा होगा। विद्युत लेपन, क्या नाम है? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में प्रयुक्त होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको कहा जाता है। डीसी, एसी, डीसी और एसी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीसी का प्रयोग करते हैं। विद्युत लेपन एक प्रकार का क्या है? एक विद्युत लेपन के लिए एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि डीसी का प्रयोग करते हैं। एसी का उपयोग किया जाए तो धारा का दिशा लगातार क्या होती रहती है? बदलती है, जिससे धातु को अस्थायी निक्षेपण करना संभव नहीं होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी का प्रयोग करते हैं, बैटरी में डीसी का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू परिपथ में आपका एसी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से बच्चों का जो खिलौना होता है, बच्चों का खिलौना में भी डीसी का प्रयोग करते हैं। धातुओं की शुद्धि में डीसी का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब उसमें एसी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। नोट में यहाँ लिखेंगे, आप याद कर सकते हैं। प्लेटिंग और रिफाइनिंग दोनों में डीसी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 40 और 60 वाट के दो बल्ब हैं, 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिरोध बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। अभी आपको पीछे बताए थे इस प्रकार से कि P1 बटा P2 बराबर R2 बटा R1, है ना? तो यहाँ से P1 का वैल्यू आपका 40 है और P2 का वैल्यू 60 है, तो यहाँ से निकलेगा R2 बटा R1। दोनों में 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, तो फिक्स होगा ना। यहाँ से R1 और R2 निकालिएगा तो क्या मिलेगा? R1 और R2 निकालिएगा तो होगा 60 बटा 40, हल करेंगे तो मिलेगा 30 दूनी 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आइए, P बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर, तो आर निकालिएगा तो वी स्क्वायर बटा पी होगा। इसको आप देख सकते हैं, वहां पे हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए, 25 वाट का बल्ब 100 वाट के बल्ब की अपेक्षा अधिक प्रतिरोध रखता है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। किसी तार का प्रतिरोध 500 है, उसकी चालकता कितना होगा? तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/500। 1/500 हल करेंगे तो 0.002 होगा, ओम -1। चालकता की एसआई मात्रक जो होता है सीमेन होता है, इस द्वारा सूचित करते हैं। M-1 को महो भी कहते हैं। प्रतिरोध बढ़ने से चालकता क्या होती है? घट जाती है। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम टर्म है। G बराबर 1/R, तो R बराबर 1/G होता है। साइमन का मतलब हो गया ओम -1। ज्यादा रेजिस्टेंस तो लेस कंडक्टेंस। एन समान
प्रतिरोधक को पहले श्रेणी में और बाद में समानांतर में जोड़ दिए हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका होगा एन स्क्वायर। एक बार श्रेणी में, ये आप लोग को क्लास में करवाया गया था, एक बार श्रेणी में एक बार समानांतर में, इसका समतुल्य कितना होगा, दोनों का रेशियो। तो श्रेणी में अगर करेंगे बहुत सारे प्रतिरोधों को, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से बनता है आर एस बराबर एन ऑफ आर, और पैरेलल में निकालिएगा तो बनता है आर पी बराबर एन बाई आर, एन बाई सॉरी आर बाई एन होगा, आर बाई एन, 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 और दोनों को डिवाइड कीजिएगा आर एस बटा आर पी को, तो यहाँ से मिलेगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बटा वन, एन स्क्वायर बटा वन। तो अधिकतम कब प्राप्त होगा, जब वो आपका श्रेणी में होगा, प्रतिरोध की बात किया है। न्यूनतम कब होगा, जब उसको हम समानांतर में जोड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी, व्याख्या भी किया है। आर मैक्स बराबर एन एन आर, पैरेलल में रहेगा तो आर मिनिमम बराबर आर बटा एन, दोनों को डिवाइड किया तो एन स्क्वायर मिला। अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात एन स्क्वायर अनुपात वन होगा। सीरीज में प्रतिरोध अधिकतम होता है, पैरेलल में प्रतिरोध न्यूनतम होता है। सीरीज में धारा समान और पैरेलल में विभवांतर समान होते हैं, पैरेलल में विभवांतर समान होते हैं। सीरीज है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और पैरेलल है तो मिनिमम रेजिस्टेंस, रेशियो जो होगा से एन स्क्वायर होगा। बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, देखिए लिख भी दिया है। विभव मापी की सुग्राहता, ठीक है, बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, तार की लंबाई को बढ़ा देंगे, तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, किरचॉफ, किरचॉफ, किरचॉफ का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है से ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित आपका होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम आप लोग देख सकते हैं, सिग्मा भी का वैल्यू 0 होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। इसके अनुसार किसी बंद जो लूप होता है, किसी बंद परिपथ के सभी विभव वृद्धियों तथा विभव पतनों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इट मीन्स डेल्टा भी बराबर 0, अर्थात परिपथ द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा और व्यय की गई ऊर्जा समान होती है। प्रथम नियम जो होता है ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करेगा, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। दूसरा नियम और लेंज का नियम दोनों याद रखिएगा। क्लोज लूप है तो इसमें ईवी का मान सिग्मा भी का वैल्यू 0 होता है। और पहला नियम जो होता है से सभी सभी किसी बिंदु पे आने वाली और जाने वाली, किसी बिंदु पे आने वाली या उस बिंदु से जाने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होता है वो शून्य होता है। विद्युतीय परिपथ के विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से आप याद रखिएगा, केसीएल, केसीएल मतलब किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ इसको बोलते हैं। इसमें चार्ज कंजर्व होगा। केवीएल सेकंड लॉ है, एनर्जी कन्वर्सन है, कन्वर्सन। प्रथम नियम जो कि जक्सन रूल कहलाता है, और द्वितीय नियम आपका लूप का नियम कहलाता है। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, समानांतर में निम्न प्रतिरोध, यही करना होगा, समानांतर में निम्न प्रतिरोध। आंसर आपका होगा समानांतर में निम्न प्रतिरोध। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। देख लीजिए यहाँ पे संट के बारे में बता रखा है। गैल्वेनोमीटर अत्यंत कम धारा को माप सकता है। इसे एमीटर में बदलने के लिए समानांतर में बहुत कम प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, जिससे अधिकांश जो करंट है वो शंट से प्रवाहित होने लगती है और गैल्वेनोमीटर आपका सेफ हो जाता है। गैल्वेनोमीटर प्लस निम्न प्रतिरोध तो एमीटर बन जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में अगर उच्च प्रतिरोध ले रहे हैं तो वोल्ट मीटर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, लो विद्युत लेपन वाला हम लोग देख लिए थे, इसमें डीसी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी जो कि आपका सदिश राशि होता है। करंट डेंसिटी किस प्रकार की राशि है, ये आपका सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है।
इसको सूचित किया जाता है जे बराबर, तो जे बराबर होता है आई बटा ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को कैरेंट डेंसिटी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको यहाँ पे एक्सप्लानेशन इसका दिया है। चलो, धारा घनत्व आप देख लीजिए, फार्मूला है जे बराबर आई बटा ए। जे को धारा घनत्व कहते हैं, आई को धारा अनुप्रस्थ, अब ए को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा रिलेशन आपका सही है। निम्नलिखित निम्नलिखित में गतिशीलता मोबिलिटी के लिए कौन सा फार्मूला आपका सही है? इसको म्यू से सूचित करते हैं, तो म्यू बराबर वी डी बाई ई होता है, म्यू बराबर वी डी बटा ई होता है। आप इसको कमेंट में इसका मात्रक भी बता दीजिएगा। गतिशीलता किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग और लगाए गए विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात होता है, यानी कि म्यू होता है, म्यू बराबर वी डी बटा ई होता है। मात्रक इसका देख लीजिएगा आप लोग, मात्रक आप लोग कमेंट में करके बता सकते हो। जितना ज्यादा मोबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा आपका बढ़िया चालक की चालकत्व होगा। इनमें से कौन सा सही है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th लेवल का। चलिए, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, 1 वाट बराबर, पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 W बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल बिजली की खपत हो रही है तो उसको 1 वाट कहते हैं। ये आपको 10th क्लास में बताया गया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? 1 वाट बराबर 1 जूल पर 1 सेकेंड। आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बैटरी भी आपका लगभग डिस्चार्ज होने वाला है। आप इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, एक्सप्लेनेशन है। वाट शक्ति का क्या है? मात्रक है। किसी उपकरण द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल की खपत होने पे उसकी शक्ति 1 वाट होता है। आप यहाँ से इसको भी याद रख सकते हैं, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, पी बराबर वी आई होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, और पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होगा। नीले रंग के लिए आपको कलर कोड बताना है, नीले रंग के लिए कलर कोड, हर रंगों का अपना अपना कलर कोड था, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीला का पूछा, तो नीला का कलर कोड कितना होगा? नीला का कलर कोड आपका 6 होगा। नीला का कलर कोड कितना होगा? 6 होगा। आप ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लैक के लिए 0 है, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 3, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7 है, ग्रे के लिए 8 है, और व्हाइट के लिए आपका कितना है? 9 है। और सिल्वर और गोल्ड के लिए सिल्वर का टोलरेंस जो होता है, टोलरेंस जो होता है सिल्वर का, वो 10% और गोल्ड का 5% होता है। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आवेश का होता है, आवेश का। किसका होगा? आवेश का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है क्यू बराबर आई टी। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है। आई मतलब धारा, धारा को एम्पियर और समय को घंटा में, तो एम्पियर इंटू घंटा भी बोल सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा यहाँ से, क्यू बराबर आई टी होता है, 1 एम्पियर इंटू घंटा बराबर 3600 कूलम होता है। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। आज इतना ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए एसआई मात्रक कूलम होता है, 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलम होता है। बैटरी की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एच में व्यक्त करते हैं। किलोवाट घंटा एनर्जी से रिलेटेड है, एज आपका चार्ज से रिलेटेड है। ये दोनों में आपको कभी भ्रमित नहीं होना है।